गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी के क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ चिंतन के विकास के उपाय। देखिए, इससे पहले की क्लास में भी हमने चिंतन के विषय में अध्ययन किया था। चिंतन के प्रकार के बारे में मैंने आपको बताया था कि चिंतन 4 प्रकार का होता है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन। इस प्रकार से चिंतन के टाइप्स के विषय में हमने अध्ययन किया था और चिंतन शक्ति के विषय में हमने अध्ययन किया कि चिंतन के स्टेप क्या होते हैं। कि पहले यह समस्या के प्रारंभ होने से प्रारंभ होती है और समस्या के अंत होने के साथ ही इसका अंत हो जाता है, लेकिन यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी हर कोई व्यक्ति हर समय किसी न किसी समस्या से जुड़ा हुआ रहता है। उसे हर कदम सोच समझ के आगे बढ़ाना होता है। तो वह सोच समझ जहाँ काम बात आती है वह हमारी चिंतन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। हम पढ़ रहे थे चिंतन के विकास के उपाय, जिसमें क्रो एंड क्रो ने अपनी परिभाषा दी थी। क्रो एंड क्रो ने बताया था कि व्यक्ति के ये जो चिंतन है वह स्पष्ट चिंतन की योग्यता सफल जीवन जीने की आधारशिला है। सफल जीवन जीने के लिए, व्यक्ति को सफल जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है क्या? चिंतन। यानी व्यक्ति की जितनी अच्छी चिंतन शैली होगी उसका जीवन उतना ही आसान हो जाएगा। तो इसकी सबकी जिम्मेदारी, अतः हमने बताया था कि इन सब की जिम्मेदारी या बालकों में चिंतन शक्ति को डेवलप करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? शिक्षक की होती है। क्योंकि शिक्षा जो चिंतन का सीधा सीधा संपर्क है वह हमारे ज्ञान से जुड़ा हुआ है, वह हमारी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इसका संपूर्ण दायित्व किसके ऊपर है? शिक्षक के ऊपर है। तो शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों के ज्ञान में वृद्धि करे। मैंने ये पहला उपाय मैंने आपको बता दिया कि भाषा चिंतन के माध्यम और अभिव्यक्ति की आधारशिला होती है। जहाँ शिक्षक के ऊपर यह चिंतन को डेवलप करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, वह किसके माध्यम से चिंतन का विकास कर सकता है? भाषा के माध्यम से, क्योंकि भाषा ही हमारे विचार और अभिव्यक्ति का साधन है। एक दूसरे की भाषा समझ में आने पर ही हम उसके प्रति सिंपैथी रख पाते हैं, उसके संवेगों को समझ पाते हैं। वह क्या सोचता है, क्या करने जा रहा है, क्या करेगा, क्या हमें उसके साथ करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, या जो भी है वह सभी भाषा के माध्यम से ही हमारे सामने उपस्थित होता है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जिसमें है ज्ञान चिंतन का मुख्य स्तंभ है। ज्ञान चिंतन का मुख्य स्तंभ है। अतः शिक्षक को बालकों के ज्ञान का विस्तार करना चाहिए। वही चीज है, ज्ञान चिंतन का मुख्य स्तंभ है। अतः विस्तार ज्ञान चिंतन का मुख्य स्तंभ है। क्योंकि जितना अधिक ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञान हम किताबों से ग्रहण कर सकते हैं, जितना अधिक ज्ञानी व्यक्ति होगा उसका चिंतन उतना ही विस्तृत हो जाएगा। वह उतने ही अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता उसमें उत्पन्न हो जाएगी। अतः जो दायित्व है उसके रूप में शिक्षक को बालकों के ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए, उसका विस्तार करना चाहिए। ज्ञान का क्षेत्र है वह बहुत व्यापक है। हम कहें तो ज्ञान के विस्तार के रूप में शिक्षक को उस जो सिद्धांत हैं, जो तथ्य हैं, जो प्रत्यय हैं, उनका विश्लेषण करना, उनका उचित परिस्थिति अनुसार प्रयोग करना शिक्षक को सिखाना चाहिए। अगला है हमारा तर्क, वाद विवाद और समस्या समाधान। तर्क, वाद विवाद
तर्क, वाद विवाद और समस्या समाधान चिंतन शक्ति को प्रयोग करने का अवसर देते हैं। तर्क, वाद विवाद और समस्या समाधान चिंतन शक्ति को प्रयोग करने के अवसर देते हैं। अतः शिक्षक को बालकों को इन बातों के लिए अवसर देना चाहिए। अतः इन बातों के लिए अवसर देना चाहिए। शिक्षक को चाहिए, जहाँ शिक्षक के ऊपर बालक की चिंतन शक्ति को बढ़ाने की जिम्मेदारी है, चिंतन शक्ति के विकास की जिम्मेदारी है, वहीं उसको ज्ञान में वृद्धि करना भी शिक्षक का दायित्व हो जाता है, क्योंकि तभी ज्ञान से ही चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो चिंतन शक्ति, तर्क, वाद विवाद करना, कि तर्क करना कि यह अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, इसका कारण जानना, वाद विवाद करना कि नहीं आप जो कह रहे हो गलत है और सत्य ये है। तो इस प्रकार वाद विवाद करना, बहस करना, समस्या समाधान निकालना, कोई भी समस्या जैसे आपके सामने उपस्थित हो गई है तो उसका समाधान निकालना चिंतन शक्ति को प्रयोग करने के अवसर देते हैं कि आप कैसे विचार रखते हो, आपकी विचारधारा कैसी है। ये सारी चीज़ें आपके जो विचार हैं आपके माध्यम से कब प्रकट होंगे। हम हर किसी को अपने विचारों से अवगत नहीं करा सकते, लेकिन जैसे कोई सेमिनार आयोजित हो रहा है, कोई सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पर आप तर्क करते हैं, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते हैं, सहसम्मान, किसी का अपमान करे बिना ही आप अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा देते हैं, उसे अपने विचारों से सहमत कराने की शक्ति रखते हैं। आप जैसे कोई बहस हो रही है, कोई सामाजिक मुद्दा है तो उस पर आप बहस कर सकते हैं, इतने कैपेबल आप हैं, आपके विचारों को लोग सुनने के लिए बाध्य हैं, या फिर आपके जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन समस्याओं के समाधान निकालने में आप सक्षम हैं, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इन अवसरों पर चिंतन शक्ति का प्रयोग किया जाता है, व्यक्ति की चिंतन शक्ति का प्रयोग इन अवसरों पर किया जाता है। अतः शिक्षक को बालकों को इन बातों का अवसर देना चाहिए, यानी कि विद्यालय वह है जहाँ पर बालक का सर्वांगीण विकास किया जाए, वह परिक्षेत्र है जहाँ पर बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो जहाँ शिक्षक के ऊपर उसके विकास की जिम्मेदारी है, सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी है, सर्वांगीण विकास के साथ साथ जहाँ शिक्षक के ऊपर बालक की चिंतन शक्ति को विकसित करने की जिम्मेदारी है, और चिंतन शक्ति तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान जैसी शक्तियों के रूप में, समस्या समाधान जैसे अवसरों के रूप में प्रयोग होती है। तो टीचर को चाहिए कि वह विद्यालय में जैसे आशु भाषण प्रतियोगिता करवाएं, यानी ऐसी एक्टिविटी करवाएं, किसी पक्ष और विपक्ष में बहस करवाएं, या बालक के सामने कुछ ऐसी चुनौतीपूर्ण कार्य रखें, करने के लिए उन्हें दें, जिससे कि वह डाटास कलेक्ट करे, उससे संबंधित वह रिजल्ट निकालने की कोशिश करे। कोई समस्या ऐसी कॉम्प्लिकेशन बालक के सामने आप रखें जिससे कि वह उसका समाधान खुद ढूंढने का प्रयास करे। तो शिक्षक को ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे कि उसकी चिंतन शक्ति का विकास किया जा सके। अगर उसकी चिंतन शक्ति विकसित करनी है तो इस प्रकार के प्रयास आपको करने ही पड़ते हैं। तो बात आती है अब अगला उपाय जो है वह है उत्तरदायित्व चिंतन को प्रोत्साहित करता है।
उत्तरदायित्व उत्तरदायित्व चिंतन को प्रोत्साहित करता है। अतः शिक्षक को बालकों को उत्तरदायित्व के कार्य सौंपने चाहिए। उत्तरदायित्व चिंतन को प्रोत्साहित करता है। देखिए उत्तरदायित्व जो है, जो हम जिसे बात करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी, बालक हम कहते हैं, कई बार परिवारों में कहते हुए सुना जाता है कि बहुत जल्दी जिम्मेदार हो गया, इसने बहुत जल्दी सारी परिवार की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। और जिम्मेदारी के साथ कि हम कहते हैं यह बहुत कम उम्र में मैच्योर हो गई है। लड़की के लिए या लड़के के लिए हम कहते हुए सुनते भी हैं लोगों को कि बहुत कम उम्र में बहुत समझदार हो गया। वह समझदारी कैसे आई, वह समझदार होना क्या है, यानी कि उस बालक का विकास इतनी जल्दी हो गया कि इसमें समय नहीं लगा। समय क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां जल्दी आ गई। जैसे अगर हम देखें तो कोई परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, आर्थिक तंगी से अगर परिवार गुजर रहा है तो उस परिवार का जो बड़ा बच्चा या बच्ची होगी वह बहुत जल्दी अपने माता पिता का सहयोग करने की कोशिश करती है। बहुत कम उम्र में उसमें यह एहसास हो जाता है कि वह उनका सहयोग करना चाहती है। वह ये चाहती है कि जहाँ मेरे माता पिता, मेरा परिवार इन मुसीबतों से जूझ रहा है तो क्यों ना मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ूँ। और आपने ये भी देखा होगा कि अधिकतर तंग परिवारों के बच्चे या जो परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं उन परिवारों के बच्चे या गरीबी से जो परिवार जूझ रहे हैं उन परिवारों के बच्चे अधिक जल्दी उन्नति या ऊंची उन्नति को प्राप्त करते हैं। नौकरी को वह जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, बड़े पद प्राप्त कर लेते हैं। हमने इंदौर में भी कई बार ऐसे परिवार हैं, जैसे कोई सब्जी वाले का बच्चा है वह RAS बन गया है या जो भी है, तो वह, या फिर कोई ढकेल वाले का बच्चा है वह विदेश में नौकरी करने पहुंच गया है या बहुत उन्नति उन्होंने प्राप्त कर ली। वो कैसे? क्योंकि उन बालकों को जिम्मेदारी का एहसास जल्दी हो गया है। और जिम्मेदारी का एहसास जो होता है वह उच्च चिंतन शक्ति का स्रोत है। जो उसकी चिंतन शैली ऐसी रही है, वह इतने अच्छे से सोच पाया है कि वह जिम्मेदारी को समझ रहा है। जो उत्तरदायित्व के ऊपर आया है उसने उसे सोचने पर मजबूर किया है कि उसको वास्तव में क्या करना चाहिए। तो वह जो जिम्मेदारी है, जो उत्तरदायित्व है, वह व्यक्ति के चिंतन स्तर को प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। जब आप किसी बालक को कोई कार्य करने के लिए नहीं देंगे या उसे करने नहीं देंगे, लाड़ प्यार में रखेंगे, तो वह इतना कोमल हो जाएगा, इतना नाजुक हो जाएगा, या हम कहें कि माता पिता उसे बिल्कुल पंगु बना देंगे कि वह थोड़ी सी ही परेशानी को सहन नहीं कर पाएगा। और हम देखते हैं कि गरीब परिवारों के बच्चे या जिन परिवारों के पास रहने के लिए घर नहीं होता, उन परिवारों के बच्चे मिट्टी में ही खेल कूद कर बड़े हो जाते हैं। जबकि हम कहें कि शहरी क्षेत्र के बच्चे या हम लोगों की जैसे बच्चे हैं, हम उन्हें ज़्यादा केयर में रखते हैं, ज़्यादा ही अच्छे से रखते हैं, साथ संभाल उनकी करते हैं, पालन पोषण उनका अच्छे से करते हैं, तो वो बच्चे इतने नाजुक हो जाते हैं कि थोड़ा सा बाहर निकलने पर ही, थोड़ी सी मौसम परिवर्तन पर ही वह बीमार हो जाते हैं। जबकि गरीब परिवारों के बच्चों पर इतना असर नहीं पड़ता। क्या वो इंसान नहीं है? इंसान तो हैं, लेकिन उनकी बॉडी ने उस एनवायरनमेंट को समझ लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। जबकि
उसी तरह बालक का चिंतन स्तर है कि जिस बालक पर जिम्मेदारी जल्दी आ जाती है, जिस व्यक्ति पर जिम्मेदारी जल्दी आ जाती है, उसका चिंतन स्तर अपने आप ही उच्च लेवल का हो जाता है। वह या तो अपने परिवार के अपने पिता के बिजनेस को अच्छे से संभाल पाता है, परिवार को अच्छे से संभाल लेता है, परिवार से जुड़े हुए लोगों को अच्छी तरह से संभाल लेता है। और कई ऐसे होते हैं जिन पर जिम्मेदारी नहीं आ पाती है, उत्तरदायित्व तो उनका कुछ भी नहीं है, वह इतने अच्छे से उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तरदायित्व चिंतन को प्रोत्साहित करता है। अतः शिक्षक को बालकों को उत्तरदायित्व के कार्य सौंपने चाहिए। अगला है इसमें रुचि और जिज्ञासा का चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान है। रुचि और जिज्ञासा का चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान है। तो शिक्षक को बालकों की प्रवृत्तियों को जागृत करना चाहिए। अतः शिक्षक को रुचि और जिज्ञासा, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस क्षेत्र में हमारी रुचि होती है, जिस क्षेत्र में हमारी जिज्ञासा होती है, वह उस कार्य को हम जल्दी सीख पाते हैं या जल्दी सीख पाते हैं, उसे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात है, उसे अच्छा करने के चक्कर में, उसे ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में हमारा जो चिंतन है वह चिंतन स्तर हमारा क्या होता है, डेवलप होता है। हम तरह तरह के उपाय सोचते हैं। जैसे मैं टीचिंग कर रही हूँ और मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो अपनी टीचिंग टेक्निक को अच्छा बताने के लिए, अपने शिक्षण को और अधिक निखारने के लिए या हम कहें प्रभावशाली बनाने के लिए मैं अलग अलग तकनीकों का प्रयोग करूँगी। उन तकनीकों के प्रयोग से मैं और उन तकनीकों का प्रयोग करने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि मेरा चिंतन स्तर जैसा होगा मैं वैसा सोचने के लिए मजबूर होंगी और उस चिंतन का विकास मेरे अंदर होगा कि मेरे शिक्षण में नवीनीकरण कैसे किया जा सकता है, या जिस क्षेत्र में हमारी रुचि होती है उसमें नए नए आविष्कार करने की, उससे कोई, जैसे हम कहते हैं कई बार कि ये बालक बहुत क्रिएटिव है, वो क्रिएटिविटी कैसे आई, कि क्रिएटिविटी कोई गॉड गिफ्टेड नहीं होती है। अधिकांशतः सृजनात्मकता जिसे हम बोलते हैं वह हमारे इंटरेस्ट पर डिपेंड करती है। जैसा जिस क्षेत्र में हमारी रुचि होती है हम उस क्षेत्र में नया आविष्कार कर ही लेते हैं। जैसे अमूमन हम देखें कि कई जेंट्स होते हैं, पुरुष वर्ग जो होता है खाना अच्छा बना लेता है, जबकि हमारा सामाजिक जो दृष्टिकोण है वह क्या है कि खाना बनाना महिलाओं का कार्य है, महिलाएं ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं बजाय पुरुषों के। लेकिन कई पुरुषों में यह विशेषता पाई जाती है, देखी जाती है। वो किस लिए, कि उनका इंटरेस्ट हो जाता है कि वह सब्जी बनाएंगे या खाना बनाएंगे तो वह बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छा करने का प्रयास करते हैं। तो चिंतन के विकास में व्यक्ति की रुचि और हम कहें कुछ नया सीखने की जो जिज्ञासा है, वह भी हमारे चिंतन स्तर को विकसित करती है, उससे भी हमारे चिंतन स्तर का विकास होता है। तो शिक्षक का यह दायित्व हो जाता है कि बालकों में वह इस प्रकार की प्रवृत्तियों को जागृत करे कि वह
कई बच्चे होते हैं कि उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनकी रुचि भी होती है और जानने की इच्छा भी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे बालक क्वेश्चन कर रहा है तो उसे चुप नहीं करना चाहिए। जहाँ तक आपसे पॉसिबल है, जहाँ तक आपको आता है, वहाँ तक आपको उसके प्रश्न का क्या देना चाहिए, आंसर देना चाहिए। उसकी जिज्ञासा को आपको शांत करना चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा ही व्यक्ति को नया नया कुछ जानने, किसी विषय में जानने, किसी विषय की खोज करने, उसमें तह तक जाने की जो प्रवृत्ति है वही आपके चिंतन स्तर को बढ़ाती है। तो शिक्षक को जब यह दायित्व सौंपा गया है तो शिक्षक की यह जिम्मेदारी होती है कि वह बालकों में इन प्रवृत्तियों को जागृत करे। कई बार उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनकी जिज्ञासा तो है लेकिन आपके द्वारा उन्हें चुप करा दिया गया है, वह आपसे डर की वजह से पूछ नहीं पाते हैं। घर पे पेरेंट्स को देखा जाता है कि बालक कुछ पूछ रहा है तो वह उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो इस प्रकार से वह उनको आंसर न देकर दबा देते हैं कि आपको क्या मतलब है, आपको इस विषय में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, टीचर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि वह बच्चा समझदार बने, उसके चिंतन शैली का विकास हो, वह अपने जीवन में कोई उन्नति करे, तो आप उसमें उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करें। जितना भी आपको आता है आप उसे समझाएं, और नहीं आता है तो उसे आगे समझाने के लिए आप कह दें। तो जैसा उसका इंटरेस्ट होगा, आपको शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों में इन प्रवृत्तियों को जागृत करने का प्रयास करे। ऐसे उन्हें परिस्थितियाँ, एनवायरनमेंट ऐसा उपलब्ध कराए जिससे कि छात्रों की रुचि का उसमें प्रयोग हो सके, छात्र उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सके। अगला है हमारा प्रयोग, अनुभव और निरीक्षण चिंतन को शक्तिशाली बनाते हैं। प्रयोग, अनुभव और निरीक्षण प्रयोग, अनुभव और निरीक्षण चिंतन को शक्तिशाली बनाते हैं। अतः शिक्षक को बालकों के लिए इससे संबंधित वस्तुएं जुटानी चाहिए। प्रयोग, अनुभव और निरीक्षण देखिए, अतः शिक्षक को इनसे शिक्षक को बालकों को इनसे संबंधित वस्तुएं प्रयोग, अनुभव और निरीक्षण। देखिए, हम जितना अधिक कार्य करते हैं हमारे कार्य में उतनी ही परिपक्वता आती है। तो कार्य करना क्या होता है, किसी चीज़ का प्रयोग करना। जैसे कोई भी विषय है, हम उसको प्रयोग करते हैं तो उसमें हमारा जो अनुभव है वह झलकता है, हमारा अनुभव डेवलप होता है। उसको निरीक्षण करने की जो कैपेसिटी है हमारी, वह भी हमारे चिंतन को शक्तिशाली बनाते हैं। तो शिक्षक को ऐसी वस्तुएं जुटानी चाहिए जिसमें बालक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना पड़े, एक्टिव रहे बालक, जिसमें बालक के अनुभव का विकास हो सके, उसकी निरीक्षण क्षमता का विकास हो सके, तथ्यों को सिद्ध करना, सिद्धांतों को सिद्ध करना उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। वह रटे रटाए ज्ञान को ग्रहण ना करके उसे करके सीखने पर वह अधिक कार्य करे, जिससे कि उसकी चिंतन शक्ति है वह विकसित हो जाए। अगला है हमारा, शिक्षक को अपने अध्यापन के समय बालकों से विचारात्मक प्रश्न पूछकर
शिक्षक को अपने अध्यापन के समय शिक्षक को अपने अध्यापन के समय बालकों से विचारात्मक प्रश्न पूछकर उनकी चिंतन में योग्यता वृद्धि करनी चाहिए। उनके शिक्षक को अपने अध्यापन के समय शिक्षक को शिक्षण कराते समय बालकों से क्या पूछना चाहिए? विचारात्मक प्रश्न पूछने चाहिए, ना कि रटे रटाए प्रश्न पूछने चाहिए। विचारात्मक प्रश्न जिसमें बालक कुछ सोच सके, कुछ सोचकर उन्हें आंसर देना हो, जिससे उनकी जो चिंतन करने की योग्यता है उसमें वृद्धि की जा सके। यह हम याद रखना कि हम अध्ययन कर रहे हैं चिंतन के विकास के उपाय। तो चिंतन का जो विकास का पूरा उत्तरदायित्व है वह शिक्षक को सौंपा गया है। तो शिक्षक के विषय में यहाँ बात हो रही है कि शिक्षक को अपनी टीचिंग कराते समय बालकों से, ये तो अच्छी बात है कि जब वह पढ़ाता है तो उससे बालक का ध्यान अपनी ओर पूर्ण रूप से आकर्षित करने के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वह प्रश्न ऐसे होने चाहिए कि ऐसा नहीं कि बालक का ध्यान नहीं है और आपने ऐसा इजी क्वेश्चन पूछा है कि उसने आंसर दे दिया। नहीं, शिक्षक का दायित्व है कि वह बालक से इस प्रकार के प्रश्न पूछे, ऐसे विचारात्मक प्रश्न करे जिससे कि बालक उसमें सोचने पर मजबूर हो जाए, उसका सोच समझकर वह आंसर दे, जिससे कि बालक की जो चिंतन की योग्यता है उसमें वृद्धि की जा सके। तो बालकों से शिक्षक को विचारात्मक प्रश्न करने चाहिए अपने अध्यापन के समय में ही, जिससे उनकी चिंतन शक्ति को बढ़ाया जा सके। शिक्षक को बालकों को विचार करने, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को बालकों को विचार करने, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को बालकों को विचार करने, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए, शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को ऐसा मौका दे, ऐसा अवसर प्रदान करे कि जैसे मैंने ऊपर के बिंदु में आपको बताया कि अध्यापन के समय वह बालकों से विचारात्मक प्रश्न पूछ सकता है। उसकी चिंतन शैली को विकसित करने के लिए वह विचारात्मक प्रश्न छात्रों से करे। लेकिन कुछ छात्र, सभी बालक कक्षा में समान नहीं होते। कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो कि अपने विचारों को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। पूरी तरह से अभिव्यक्त न कर पाने के कारण अपने विचारों को उनके चिंतन शक्ति क्या है, डेवलप नहीं हो पाती है, चिंतन शैली में उनकी में निखार नहीं आ पाता है। तो शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वह कक्षा में ऐसे बालकों को सर्च करे, खोज करे और ऐसे बालक जो कि चिंतन शक्ति के विचारों को अभिव्यक्त करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, वह ऐसे बालक ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों को अपनी भाषा में अभिव्यक्त कर सकें। जब वह, क्योंकि बोलना एक रटना और एक लिखना, इस चीज़ में बहुत अंतर होता है। जब हम जैसा सोचते हैं उसको हम तभी अभिव्यक्त कर पाते हैं जब हमारी उच्च चिंतन शक्ति होगी, क्योंकि भाषा में शब्दों का प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है।
सार्थक शब्दों का प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जब अभिव्यक्त करते हैं तो उसके लिए आपको अपनी भाषा के विकास की आवश्यकता पड़ेगी, और भाषा का विकास आपका किससे होगा? ज्ञान के विकास से होगा। और आप जब बोलेंगे तो उस समय आपको बोलने से पहले सोचना भी होगा। तो चिंतन शक्ति तभी आपकी डेवलप हो सकती है जब शिक्षक बालकों को अपने विचार को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान कर सकें। शिक्षक को प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न देने चाहिए जिनके उत्तर बालक भली भांति विचार करने के बाद ही दे सकें। शिक्षक को प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न देने चाहिए जिनके उत्तर बालक भली भांति विचार करके दे सकते। शिक्षक को प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न देने चाहिए जिनके उत्तर बालक भली भांति विचार करके दे सके। यानी रटने की बालक को ऐसे प्रश्न नहीं देने चाहिए। मैंने बताया कि ना तो अध्यापन के समय बालक से ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिनका उत्तर बालक बिना विचारे ही दे दे, और यदि रिटर्न टेस्ट बालक का लिया जा रहा है तो बालक को ऐसे प्रश्न नहीं देने चाहिए जिनका उत्तर वह इधर उधर से नकल दे सके या किसी से पूछकर दे सके या बिना विचारे ही वह दे सके, बल्कि शिक्षक को प्रश्न पत्र ऐसा तैयार करना चाहिए जिसमें उसकी चिंतन शक्ति का विकास हो। जैसे हम बात करें निबंधात्मक प्रश्न, जो निबंधात्मक प्रश्नों की जो आंसर हैं बालक तभी पूर्ण रूप से दे पाएगा जब वह पढ़ के आएगा, क्योंकि उसमें विचार व्यक्ति का जो पूरा सॉलिड माध्यम होता है उसे अपने पूरे विचार अभिव्यक्त करने पड़ते हैं, और इतना सारा प्रश्न, इतना सारा आंसर हम याद भी नहीं कर पाते हैं, रट नहीं पाते हैं। तो वह बालक अपनी चिंतन शैली जिसकी डेवलप होगी, वह विकसित होगी, वही अच्छे विचार प्रस्तुत कर पाएगा। तो शिक्षक को प्रश्न पत्र निर्माण में पूरी तरह से उसका ध्यान रखना चाहिए कि वह बालक भली भांति विचार करके ही उत्तर दे सके। शिक्षक का बालकों में निष्क्रिय रटने की आदत नहीं पड़ने देनी चाहिए, क्योंकि रटना चिंतन का घोर शत्रु है। रटना जो है चिंतन का घोर शत्रु है। शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक को बालकों में रटने की प्रवृत्ति का विकास नहीं करना चाहिए। उसमें जैसे हमने पढ़ा दिया, उसके बाद शिक्षक को चाहिए कि वह उसे सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करे, ना कि उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी खुद ही सॉल्व कराए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वह बालक को रटने की प्रवृत्ति की ओर नहीं धकेल सकता, क्योंकि जो रटने की जो प्रवृत्ति है वह हमारी जो विवेक शक्ति है उसको बिल्कुल नष्ट कर देती है, चिंतन की शक्ति को बिल्कुल नष्ट कर देती है। तो शिक्षक का यह प्रयास रहना चाहिए कि वह बालक को खुद से उन प्रश्नों के आंसर करने के लिए कहे कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब आप इन प्रश्नों के आंसर इस लेसन में से खुद देखकर लिखकर लाएंगे। तो इससे बालक की चिंतन करने की शक्ति का विकास होगा। ये पासबुक, ये 1 वीक सीरीज़, ये कुंजियाँ, ये ऐसी हैं, ये मॉडल पेपर ऐसे हैं जो बालक की रटने की प्रवृत्ति को विकसित करते हैं, और जो बालक रटते हैं वह कभी सफल नहीं हो पाते। तो इस प्रकार हमने चिंतन के विकास के उपायों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया, चिंतन के विषय में अध्ययन किया कि मैंने आपको बता दिया भाषा चिंतन और अभिव्यक्ति की माध्यम और अभिव्यक्ति की आधारशिला है। शिक्षक को उनके ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिए। ज्ञान चिंतन का एक मुख्य स्तंभ है। तर्क विवाद, वाद विवाद, समस्या समाधान, चिंतन शक्ति को प्रयोग करने के उपयुक्त अवसर देते हैं। तो शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों के लिए ऐसे अवसर प्रदान करें
उत्तरदायी चिंतन को जो व्यक्ति जितना उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करता है उसकी चिंतन शक्ति उतनी ही डेवलप हो जाती है। इस प्रकार हमने इसका विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।